सबसे पहले हम आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस नए बयान के बारे में बताएंगे जिसमें उन्होंने आगरा की एक रैली में कहा है कि अगर हिंदू बटेंगे तो कटेंगे और हिंदू अगर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और उन्होंने ये बयान बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर दिया है और यह भी कहा है कि भारत के 80% हिंदुओं को इससे सबक लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर हिंदू बट गए तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। योगी आदित्यनाथ आज ऐसा क्यों कह रहे हैं? बांग्लादेश एक जमाने में अविभाजित भारत का हिस्सा था, लेकिन इसके बाद वर्ष 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और पूर्वी पाकिस्तान भी बाद में विभाजित होकर बांग्लादेश बन गया। यानी एक जमाने में पहले हमने पाकिस्तान को खोया और बांग्लादेश भी एक जमाने में हमारे ही देश का हिस्सा था। और आज इसी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है और वहां हिंदू परिवारों और हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। तो बड़ी बात देखिए यह है कि पाकिस्तान में भी हिंदुओं के साथ वही हुआ और बांग्लादेश में भी हिंदुओं के साथ अब वही हो रहा है जो पाकिस्तान में हुआ। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये कह रहे हैं कि अगर भारत के हिंदुओं ने अभी सबक नहीं लिया तो उनका हाल भी वही होगा जो बांग्लादेश के हिंदुओं का हो रहा है या इससे पहले जो पाकिस्तान में हो चुका है। हालांकि अगर हम इस बयान का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करें तो उसके लिए आपको आज कुछ आंकड़े पहले मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, 145 करोड़ के देश भारत में अभी 20% आबादी अल्पसंख्यक वर्ग की है और बाकी 80% आबादी हिंदुओं की है जो अभी इस तरह से जातियों में बटे हुए हैं। ये जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं ये तो बांग्लादेश की तस्वीरें हैं, लेकिन देखिए आंकड़े जब आप देखेंगे पीछे स्क्रीन पर तो इनमें हमारे देश में 45% ओबीसी हैं, 16.6% दलित हैं, 8.6% आदिवासी हैं और 11% सवर्ण हैं। अब देखिए, ये विपक्ष का और बीजेपी का, उनकी राजनीति का एक ब्लैक एंड व्हाइट है। विपक्ष की क्या कोशिश है? विपक्ष की कोशिश यह है कि भारत का समाज इस तरीके से आपको दिखाई दे, अलग अलग। यानी 45% ओबीसी है, यहां आप देखिए, 20% अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी लगभग 8.5%, सवर्ण है 11% और 16.5% हैं दलित। और अगर आप देखेंगे तो इस वक्त जो इंडिया गठबंधन है वो ये राजनीति कर रहा है, वो दलितों की राजनीति कर रहा है, ओबीसी की राजनीति कर रहा है, आदिवासियों की राजनीति कर रहा है और अल्पसंख्यक की राजनीति कर रहा है और सबको अलग अलग कंपार्टमेंट में उन्होंने रखा हुआ है। अब देखिए बीजेपी की राजनीति क्या है। वहां पर जो आपको विभाजन दिखाई दे रहा है, बीजेपी ये चाहती है कि वो पूरा विभाजन, 20% अल्पसंख्यक हैं, ये तो 20% रहेंगे और बीजेपी को ऐसा लगता है कि ये उसे वोट नहीं देंगे, लेकिन जो बाकी 80% है बीजेपी ये चाहती है कि ये सारे एकजुट हो जाएं। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने आज ये कहा है कि अगर आप बटेंगे तो आप कटेंगे और अगर आप बटे तो आप ऐसे नजर आएंगे। और योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह से बटे तो आप कट जाएंगे और अगर आप इस तरह से रहे तो आप सुरक्षित रहेंगे। और बांग्लादेश से सीखिए, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो विपक्षी दल इस समय हिंदुओं को बिल्कुल इसी तरह जातियों में बांटकर रखना चाहते हैं, क्योंकि जब हिंदू विभाजित होकर वोट डालता है तो इससे विपक्षी दलों को फायदा होता है। और अभी राहुल गांधी
जातिगत जनगणना के मुद्दे पर हिंदुओं को इसी तरह से अलग अलग जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी इन 80% हिंदुओं को जातियों से निकालकर एक हिंदू धर्म के मुद्दे पर एकजुट करना चाहती है, क्योंकि अगर ये 80% हिंदू विभाजित होकर वोट डालते हैं तो इससे बीजेपी को नुकसान होता है। लेकिन जब ये एकजुट हो जाते हैं, जैसे अभी आपको दिख रहे हैं, यहां आपको दो रंग दिखाई दे रहे हैं, एक हिंदू केसरिया रंग में और दूसरे अल्पसंख्यक, ये बीजेपी की राजनीति है। लेकिन जब ये एकजुट हो जाएंगे तो एक बड़ी ताकत बन सकते हैं, जिससे बीजेपी के लिए विपक्षी दलों को हराना आसान हो जाएगा। तो ये राजनीति के दो अलग अलग मॉडल्स हैं। ये विपक्ष की राजनीति है। विपक्ष ये चाहता है कि पूरा समाज आपको इस तरह बटा हुआ नजर आए और हिंदू जो हैं वो एक हिंदू की तरह ना सोचें, बल्कि वो अलग अलग जातियों में बंटकर जातियों की तरह सोचें। और जो दूसरा मॉडल है, ये बीजेपी का मॉडल है। अब जब यही हिंदू जातियों में बंट जाते हैं तो बीजेपी चुनावों में पीछे रह जाती है, और इस बार लोकसभा के चुनावों में बिल्कुल यही हुआ है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में ओबीसी समुदाय के 72% वोट मिले थे, जो इस बार के चुनाव में 59% रह गए, जबकि दलितों के बीजेपी को 48% वोट मिले थे, जो इस बार कम होकर 29% रह गए हैं। और इसी तरह हिंदू वोटों के जातियों में बंटने से बीजेपी को ओबीसी और दलित वोटों का जबरदस्त नुकसान हुआ, और बीजेपी उत्तर प्रदेश की 80 में से सिर्फ 33 सीटें जीत पाई, जबकि पिछली बार उसने 62 सीटें जीती थी। तो आप देख लीजिए, 2019 के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं और 2024 के चुनावों के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। और यहां आप देखेंगे ओबीसी 72% से 59% रह गए, दलित वोट 48% से 29% पर आ गए हैं। और बीजेपी की चिंता का जो कारण है वो यही है, क्योंकि इस बात को विपक्षी दल अब समझ गए हैं। इसलिए राहुल गांधी और बाकी के विपक्षी नेता बार बार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते हैं और कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी ही उसकी भागीदारी भी होनी चाहिए, संख्या के हिसाब से भागीदारी होनी चाहिए। और इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में किस जाति के कितने लोग हैं। और अभी हाल ही में राहुल गांधी ने एक नया बयान दिया है कि उन्हें इस बात की बड़ी हैरानी है कि आज तक देश में एक भी दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग की महिला मिस इंडिया क्यों नहीं बनी। तो पहले आप राहुल गांधी का भी वो बयान सुन लीजिए, देख लीजिए, जिसमें राहुल गांधी मिस इंडिया की लिस्ट में दलित और ओबीसी कन्याओं को ढूंढ रहे हैं। मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। अब राहुल गांधी मिस इंडिया की पूरी लिस्ट निकाल रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी लड़कियां, कौन कौन सी महिलाएं, कन्याएं ओबीसी वर्ग से आती हैं, कौन कौन सी दलित वर्ग से आती हैं। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान में उनके लिए भी दो बड़े सवाल छिपे हुए हैं, जो शायद उनसे किसी ने अभी तक पूछे नहीं। पहला सवाल ये कि क्या राहुल गांधी देश को यह भी बताएंगे कि जब पिछले 73 वर्षों में लगभग 53 वर्षों तक देश में कांग्रेस की सरकारें रहीं, तो उनकी सरकारों में, कांग्रेस की सरकारों में पिछड़े वर्ग की कितनी महिलाएं मिस इंडिया बनी थी। यानी जितने समय हमारे देश में कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस से समर्थन वाली सरकार रही है, कांग्रेस के प्रधानमंत्री वाली सरकार रही है, उस दौरान हमारे देश में कितनी मिस इंडिया दलित बनी है और कितनी ओबीसी बनी है, यह बात भी राहुल गांधी को बतानी चाहिए। और उन्हें कहना चाहिए, उन्हें ये आंकड़े देने चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट में कि जब हमारी सरकारें थी तो उस जमाने में इतनी दलित और इतनी ओबीसी वर्ग की महिलाएं मिस इंडिया बनती थी, जो अब बननी बंद हो गई, या तो वो ये बताएं। और दूसरा सवाल ये कि क्या अब राहुल गांधी ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में भी इसी तरह से ये चेक करेंगे कि इसमें से कितने खिलाड़ी किस जाति के हैं, कितने खिलाड़ी ओबीसी हैं, कितने खिलाड़ी दलित हैं, कितने खिलाड़ी आदिवासी हैं, कितने ऊंची जाति के हैं, कितने नीची जाति के हैं। तो अब क्या ये एक नई परंपरा शुरू हो गई है कि अब मिस इंडिया की लिस्ट निकाली जा रही है? थोड़े दिन के बाद आप देखिएगा ओलंपिक खेलों की लिस्ट भी निकाली जाएगी और उसमें यह बताया जाएगा, देखा जाएगा कि नीरज चोपड़ा किस वर्ग से आते हैं,
विनेश फोगाट किस जाति से आती हैं और फिर उसके हिसाब से राजनीति की जाएगी। और सोचिए, जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि वो मिस इंडिया बनने वाली महिलाओं की जातियां जब चेक कर रहे थे, तो एक कितना बड़ा बयान है, जिससे पता चलता है कि राहुल गांधी जातियों की राजनीति करने के लिए आजकल कितने बेताब हैं। यानी उनकी जो पूरी राजनीति है वो जातिगत राजनीति पर आधारित है, वो जातियों पर आधारित है। वो सबको याद दिलाना चाहते हैं कि आपका सरनेम क्या है, वो सबको ये याद दिलाना चाहते हैं कि आप हमेशा याद रखिए कि आपकी जाति क्या है, अपनी जाति को अपने साथ लेकर चलिए। और क्योंकि विपक्षी दल हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांटने की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी भी अब हिंदुओं को एकजुट करने के लिए हिंदुत्व के मुद्दे पर, हिंदुओं के मुद्दे पर और ज्यादा आक्रामक हो रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान इसी तरफ इशारा करता है। और मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं, ये अब हार्ड हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बन गए हैं बीजेपी की तरफ से। तो जितनी ज्यादा राहुल गांधी जातियों की बात करेंगे, बीजेपी दूसरी तरफ उतना ही ज्यादा हार्ड हिंदुत्व की बात करेगी। और ये दो मॉडल देश की जनता के सामने रहेंगे। एक मॉडल यह है कि देश अलग अलग जातियों के हिसाब से सोचे, और दूसरा मॉडल यह है कि देश में 80% हिंदू एक हिंदू की तरह सोचे। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ असल में अब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। जबकि विपक्ष के एक और बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी इसे दूसरी नजर से देखते हैं। उनका यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है, इसलिए वो हिंदुओं को लेकर अब ऐसे बयान दे रहे हैं। देखिए, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों पर वो हस्तक्षेप न करें। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। आप ही ने कहा था कि इस बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें मुसलमान और यादव ऑफिसर्स नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें जो हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से। तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो ये इनका इनसिक्योरिटी है, उनकी अनपॉपुलैरिटी है। राजनीति में अलग अलग नजरिए होते हैं। अखिलेश यादव का नजरिया यह है कि योगी आदित्यनाथ अब बहुत बड़ा सपना देख रहे हैं, वो बहुत बड़े नेता बन चुके हैं और अब वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, और इसलिए वो इतनी ज्यादा सख्त हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं। और एक दूसरे विपक्ष के नेता जो हैं, जिन्हें अभी आपने सुना, असदुद्दीन ओवैसी, उन्हें ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है और वो ये सब कुछ अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का यह बयान बांग्लादेश को लेकर भी आया है।